एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। और हाँ, प्लीज़ गाइज आप लोग लाइक और कमेंट करना बंद मत कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो तो यार आपके दीदी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और कमेंट यार, कमेंट तो मेरे लिए सबसे प्रीशियस चीज़ होता है, जो आप लोग बहुत कम कर चुके हो। कम ऑन गाइज, इतना भी डिमोटिवेट मत करो आपकी दीदी को कि आपका दीदी हमेशा उदास रहे। प्लीज़ 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 कमेंट करना, ओके। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग एंड वांगजी अब आमने सामने थे, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि विंग एकदम पूरी तरीके से अलग पर्सन था, और साथ ही साथ वांगजी एंड विंग के बीच लड़ाई चल रहा था, जहाँ पे वांगजी जो अब सामने अपने प्यार को देख रहा था, जो आज पूरी तरीके से हैवान बन चुका था, वो अब पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को दबा करने के लिए तैयार था, एंड वो कर भी रहा था। विंग अपने चारों तरफ एक डार्क स्मोक का एकदम घेरा बना लिया था, एक तरफ से कह सकते हो गोला, जो धीरे धीरे पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में एकदम फैल रहा था। ये धुआं जिनको भी टच कर रहा था, जिनके अंदर जा रहा था, वो लोग अपनी एनर्जी खो रहे थे, और साथ ही साथ वो लोग अपने सांसें भी बंद हो रहा था। यहाँ पे वो जो शक्ति था, यानी कि वो डार्क एनर्जी धीरे धीरे लोगों से एनर्जी खींच रहा था, जो एनर्जी धीरे धीरे करके विंग के पास ही जा रहा था, जहाँ पे वांगजी जो अब विंग के सामने खड़ा था अपने गुचिन के साथ, वो अब समझ नहीं पा रहा था कि वो करे क्या, वो विंग को कैसे रोके, वो ये समझ नहीं पा रहा था। वो विंग पे हमला नहीं करना चाहता, ऑफकोर्स वो अपने प्यार पे कैसे हमला करे, वो अपने प्यार को हार्म भी नहीं करना चाहता, उसे चोट भी नहीं देना चाहता, और वो अपने कल्टिवेशन वर्ल्ड और अपने लोगों को कुछ नहीं होने दे सकता था। वो अब क्या करे, वो समझ नहीं पा रहा था। वो अब अपने प्यार को देख रहा था, जो पूरी तरीके से उस डार्क स्मोक में एकदम अंदर था, लेकिन वो सिर्फ वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी ये समझ पा रहा था कि विंग की नज़र सिर्फ वांगजी के ऊपर ही था, एंड विंग किस तरह से स्मिक कर रहा था, हंस रहा था, और वो सारी एनर्जी जो अपने अंदर ले रहा था, जहाँ पे वांगजी जो अपने गुचिन को देख रहा था, वो क्या करे, उसकी आंखों में आंसू भी थे और साथ ही साथ डर था। वो अपने कल्टिवेशन वर्ल्ड को और अपने कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। जहाँ पे वांगजी अपनी आंखों को बंद करता है, एक गहरी सी और एक लंबी सी ब्रीथ लेता है। वो सोचने लगा था अपने दिमाग में कि वो क्या करेगा, हालांकि उसके कानों के सामने अपने प्रजा के वो दर्द से वो मदद भरी आवाज़ उसके कानों में आ रहा था। महाराज बचाइए, हमें सांसें लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, महाराज बचाइए। ये आवाज़ें, ये सारी चीज़ें उसके कानों में आ रही थी, लेकिन वो अब सोचने लगा था, ध्यान में था, वो सोच रहा था। उसके दिमाग में कुछ तो आ रहा था, जो चीज़ उसे कुछ कह रहा था, कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। वो उस चीज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था, एंड वो पूरी तरीके से उस चीज़ पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। वो अंदर की वो आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे एक आवाज़ कहता है, अजान सुनो मेरी बात। ये आवाज़ सुनकर वांगजी एकदम चौंक गया। वो अब अपने मन के अंदर था, लेकिन वो जगह पूरी अंधेरा था, वो समझ नहीं पाया। वो इधर उधर देखने लगा, जहाँ पे वो आवाज़ फिर से कहता है, तुम मुझे देख नहीं पाओगे अजान, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह आवाज़ सुनने के बाद ही तुरंत कुछ देर में ही वांगजी अपने आंखों को ओपन कर लिया, और वो विंग को देखने लगा। विंग जो अपने डार्क स्मोक को वांगजी की तरफ भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जाके वांगजी ने भी नोटिस किया कि वांगजी के चारों तरफ एक शील्ड जैसा तैयार हो चुका था, और ये शील्ड उसके गुचिन से आ रहा था। वांगजी ये देखकर एक स्मिक करता है, उसके बाद वो अपने गुचिन पे हाथ रखता है एंड विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी उसी डार्क स्मोक के एरे में था, वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ महाराज, कुछ नहीं करोगे? देखो तुम्हारी प्रजा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो आपसे मदद मांग रहे हैं महाराज, लेकिन आप तो इस बैरियर के अंदर आपको छुपा कर बैठे हैं। आप किस तरह के महाराज हैं? हाँ, आपकी तो जिम्मेदारी है कि आप आपकी प्रजा को बचाइए, आपकी जान देकर आपको आपकी प्रजा को बचाना चाहिए, लेकिन आप इस बैरियर के अंदर आपको छुपा कर बैठे हैं, वो भी एक भीगी बिल्ली की तरह। महाराज, ये किसी महाराज को तो शोभा नहीं देना है ना। क्या आप क्या ही कर सकते हैं? ये कहकर विंग सबकी तरफ देखता है, जो अभी जमीन पर तड़प रहा था, वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, देखिए आप आपके महाराज को देखिए, जो आज खुद को बचा रहा है, लेकिन आप लोगों को बचाने का नाम तक या फिर बचाने का कोई इरादा तक उनको नहीं है। देखिए, आप इनको अपना महाराज समझ रहे थे और इनको अपने महाराज बनाया, लेकिन ये महाराज तो खुद गर्ज निकले, वो तो अपने जान को बचा रहे हैं सिवाय आपको छोड़कर। देखिए, आप किस तरह के महाराज को इस कल्टिवेशन वर्ल्ड को रूल करने के लिए चुना है। इससे तो अच्छा मैं महाराज बन जाता। ऑफ कोर्स मैं बनूंगा महाराज, लेकिन आप लोग इसे तो देखिए, ये वो कहा ही था कि तभी एक धुन उसके कानों में आता है, एंड वो धुन उसके कानों में आते ही ना, वो तुरंत ही लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी जो अपने गुचिन पर एक धुन बजा रहा था, जिस धुन को सुनते ही विंग एकदम सहम गया, और वो उसे ही देखने लगा, जहाँ पे लान वांगजी
जो अपने आंखों को बंद करके एक धुन को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट के साथ बजाने लगा था। जहाँ पे ये देखकर जो विंग था, विंग थोड़ी देर के लिए सहम तो गया था, लेकिन वो फिर से स्मिक करते हुए कहता है कोई फायदा नहीं है लान वांगजी, कोई फायदा नहीं। तुम्हारा ये धुन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा और ना ही मुझे इन सारे लोगों की शक्तियों को छीनने से रोक पाएगा। आज ये कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे लोग मेरे हाथों ही मरने वाले हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हो हंगन जुन। ये कहकर वो और भी ज़्यादा अपने डार्क स्मोक से अपने आप को कवर करते हुए वो उन सारे एनर्जी को और भी ज़्यादा पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैलाने लगा, जिस वजह से और भी ज़्यादा लोग तड़पने लगे थे, अपने सांसों को छोड़ने लगे थे। यहाँ पे जो मतलब सिख लीडर्स थे वो भी ऑलरेडी अपने ज़मीन पर आ चुके थे, मतलब अपने घुटनों पर वो लोग ऑलरेडी एकदम ज़मीन पर लेट भी चुके थे एंड वो अपने सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने सांसों को ठीक से ले नहीं पा रहे थे। जहाँ पे जिन गोंगशान, जो वेन रूहान, सुशे, नी मुंचे, ऐसे सारे सकलीडर्स जो बहुत ही ज़्यादा हाँप रहे थे, यानी कि सांसों को लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर वो स्मोक जाने की कोशिश कर रहा था। वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे उन सारे स्मोक को अपने अंदर जाने से, लेकिन वो लोग रोक नहीं पा रहे थे। उल्टा वो स्मोक और भी ज़्यादा तेज़ी से उनके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे वो लोग बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। जहाँ पे जो वेन रूहान था वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, महाराज हम सांसें नहीं ले पा रहे हैं। ये कहकर वो मतलब खांसने लगा था। वो अपने सांसों को नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो खांस रहा था। जहाँ पे सारे सेक्ट लीडर्स भी ऐसे ही कमज़ोर होते जा रहे थे। दूसरी तरफ जो राजमहल था, राजमहल में भी ये ऐसे ही हालत थी। सारे ओमेगास, मतलब सारे सेक्ट लीडर्स के जो ओमेगास थे वो भी अभी सभा में गिरे हुए थे। वो लोग मतलब सांसें लेने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, बहुत ज़्यादा। ऐसे बहुत सारे लोग बेहोश भी हो चुके थे। यहाँ पे जितने भी गार्ड्स थे वो भी ऑलरेडी इस धुएं की वजह से बेहोश हो गए थे। उनके अंदर भी धीरे धीरे एनर्जी खींचा जा रहा था। जहाँ पे मैडम यू जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था उन सारे स्मोक से, वो भी अभी ज़मीन पर थी। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, ये क्या है, ये कैसी एनर्जी है और ये क्या हो रहा है। ये कहकर वो गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। यहाँ पे जो जिन पुरैन वो भी कहता है, ये क्या है, ये ऐसी कैसी दुआ है ये जो हमें अपनी शक्तियों को छीन रहा है। और अचानक मौसम को क्या हो गया, वो इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों हो गया है, जैसे कि कुछ गलत हो रहा हो। अभी तो मॉर्निंग था ना, तो अचानक रात कैसे हो गया। ये कहकर जो जिन फुरैन था वो भी गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वो ऑलमोस्ट बेहोश होने के कगार पे थे। जहाँ पे मैडम यू कहता है, मुझे नहीं पता पर ये यहाँ कैसे आए। जहाँ पे वो यही कह रहे थे। दूसरी तरफ ऐसे ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सब लोगों की हालत ठीक वैसे ही थी। सब लोग जो अब अपने ब्रीथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो धीरे धीरे अपने ब्रीथ को छोड़ रहे थे, अपने बॉडी को छोड़ रहे थे। जहाँ पे दूसरी तरफ जो विंग था, विंग हंस रहा था। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, देखा लान वांगजी, हंगन जुन देखिए, आप अपने प्रजा को मरते हुए देखिए हंगन जुन। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा था। जहाँ पे दूसरी तरफ लान वांगजी सिर्फ गुचिन को बचा रहा था, सिर्फ गुचिन को। जहाँ पे जो विंग था, विंग जो फिर से लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, कोई फायदा नहीं है ये गुचिन बजाना, ये गुचिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब फालतू में ही कोशिश कर रहे हैं लान वांगजी। ये कहकर वो हंसता है। उसके बाद वो कहता है, अब आपको भी मरना चाहिए लान वांगजी, क्योंकि आपका अंत भी बहुत करीब आ गया है। जहाँ पे ये कहकर जो विंग था, विंग अपने एनर्जी को फिर से लान वांगजी की तरफ थ्रो कर दिया था। जहाँ पे वो जो शक्ति था, मतलब वो स्मोक जो लान वांगजी को टच तक नहीं कर पाया। ये देखकर जो विंग था, विंग गुस्से में लान वांगजी की तरफ देखता है और वो अपने दांत को पीसते हुए कहता है, लान वांगजी, तुम अपना कोशिश करते रहो, लेकिन तुम्हें सिर्फ नाकामयाबी ही मिलेगा। ये कहकर वो अब अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करने लगा, एकदम एक गोले जैसा। जहाँ पे लान वांगजी की तरफ विंग घूर के देखते हुए कहता है, अब तुम्हारा भी अंत सामने है लान वांगजी। मैं तुम्हारी शक्ति को भी छीन लूंगा और मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ मेरा राज रहेगा, मेरा राज। ये कहकर वो जोर जोर से हंसते हुए पूरी तरीके से अपने डार्क स्मोक को इकट्ठा करने लगा था। एंड वो अपनी पूरी डार्क एनर्जी को इकट्ठा करते ही वो लान वांगजी की तरफ थ्रो कर दिया था। एंड वो उसकी तरफ देखकर स्मिक करते हुए कहता है, अब तुम्हारी मौत बहुत करीब है लान वांगजी। ये कहकर वो हंसने लगा। जहाँ पे वो ताकत या फिर वो डार्क स्मोक का जो गोला था वो लान वांगजी की उस शील्ड की तरफ जाकर टकराया था। जहाँ पे उसकी वजह से एक ब्लास्ट जैसा हुआ था वहाँ पे, मतलब आसमान पे। इस वजह से विंग थोड़ा सा दूर हट गया था एंड वो उस धुएं की जगह दिख रहा था जहाँ पे अभी जस्ट ब्लास्ट हुआ था। जहाँ पे विंग उस धुएं को देखते हुए हंसते हुए कहता है, देखा लान वांगजी, मैंने कहा ही था कि तुम्हारी अंत बहुत करीब। ये वो कहा ही था कि अचानक उसकी स्टमक पे एक बहुत ही शार्प पेन उसे स्टार्ट होता है और वो तुरंत ही अपने स्टमक को एकदम टाइटली पकड़ लिया और वो चीखते हुए कहते हैं, ये क्या हो रहा है। ये कहकर वो और जोर से चीखने लगा था। जहाँ पे विंग चीखते हुए सामने उस धुएं की तरफ देख रहा था। जहाँ पे उस धुआं हटते ही वो देखता है कि उस शील्ड को कुछ नहीं हुआ था। जहाँ पे लान वांगजी अभी भी वहाँ पे गुचिन प्ले कर रहा था और इस बार लान वांगजी की गुचिन से एक
ब्लू कलर का रेस निकल रहा था जो धीरे धीरे करके विंग के आसपास घूमने लगा था एंड उसे और भी ज़्यादा पेन होने लगा था। वो अपने स्टमक को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया और वो चीख कर कहता, लान वांग जी, रुको रुको, अभी क्या अभी, रुको, इसे बजाना बंद करो, मैंने कहा बंद करो। ये क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है। ये कहकर वो चीखने लगा था, वो और जोर से चीखने लगा था। वो चीखते हुए कहता, लान वांग जी, इसे मैंने कहा रोको, इसे रोको, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम ये क्या कर रहे हो, रोको इसे, रोको, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैंने कहा रोको इसे रोको। ये कहकर वो अपने स्टमक को और भी जोर से टाइटली पकड़ लिया था और चीखने लगा था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू तक निकल गया था। वो अभी भी हवा में था लेकिन उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि जैसे कि उसकी शक्ति एकदम कमज़ोर हो चुका हो। वो अपनी शक्ति को इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो अपने दोनों हाथ को अपने स्टमक से हटा भी नहीं पा रहा था। जहाँ पे वो दर्द में सिर्फ चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी वो चिल्लाने की आवाज़ जैसे कि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे लोगों ने सुना हो। इतनी ज़ोर से विंग चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वो बोल रहा था कि वो इस गुचिंग को बजाना रोके। लेकिन लान वांग जी जो गुचिंग को बजाना नहीं रोका था, वो लगातार और भी ज़्यादा उस गुचिंग को बजाने लगा था। जहाँ पे लान वांग जी की उस गुचिंग की धुन से जो रेस निकल रहा था वो विंग के आसपास और भी ज़्यादा घेर लिया था। जहाँ पे विंग और भी ज़्यादा चीख रहा था, दर्द से चीख रहा था। उसकी चीखें जैसे मानो सारी दुनिया सुन रहा हो, ऐसा उसे लग रहा था। और साथ ही साथ उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे करके उसके स्टमक में ग्लो होने लगा था, वो भी रेड कलर का चीज़। जहाँ पे धीरे धीरे करके उसके स्टमक से वो रेड कलर की चीज़ बाहर आने लगा था और भी ज़्यादा। जितना वो बाहर आ रहा था उतना ही विंग की चीख निकल रही थी। वो और भी ज़ोर से चीखने लगा था। जहाँ पे वो चीखते हुए कहता, इसे रोको, इसे रोको। ये कहकर वो और भी ज़्यादा चीखने लगा था। जहाँ पे धीरे धीरे करके वो रेड कलर का चीज़ विंग के स्टमक से बाहर आता है। वो रेड कलर का चीज़ जैसे कि वो बाहर आना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन उसे बाहर आना पड़ रहा था। जहाँ पे धीरे धीरे करके जब वो रेड कलर का चीज़ विंग के अंदर से बाहर आया, विंग की वो कमज़ोर बॉडी धीरे से आसमान से नीचे गिरने लगा। जहाँ पे इससे पहले विंग का बॉडी ज़मीन से टकरा पाता तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग बाहों ने पकड़ लिया था, एकदम अपने बाहों में। जहाँ पे वो लान वांग जी था। लान वांग जी ने विंग को अपनी गोद में एकदम ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया था। वो एकदम उसे बाहों में ले लिया था और वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा जो और भी ज़्यादा पीला लग रहा था, उसकी आंखें जो बंद थी, वो अभी पूरी तरीके से बेहोश था लेकिन उसका पूरा फेस एकदम पीला पड़ा हुआ था। जहाँ पे लान वांग जी उसे एकदम हक कर लिया था, उसे अपने बाहों में और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था। जहाँ पे वो उसे बाहों में लेकर ही ऊपर आसमान की तरफ उसी रेड कलर की चमक की तरफ देख रहा था जो धीरे धीरे करके ब्लर हो रहा था, मतलब एकदम वहाँ से गायब हो रहा था। जहाँ पे जो वो रेड कलर का चीज़ था वहाँ से गायब होते ही सारी जो स्मोक था वो वहाँ से चला गया था। एकदम ही पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड से वो स्मोक गायब हो गया था। जहाँ पे जो विंग था, विंग को लेकर वांग जी जो ज़मीन पर आ गया था, वो विंग के फेस को पकड़ता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन विंग नहीं उठ रहा था। ये देख लान वांग जी विंग को एकदम टाइटली हक कर लिया था। उसके हेड को अपने चेस्ट पे लगाकर अपने दिल की धड़कन जो बहुत ज़्यादा तेज़ था उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे अपने बाहों में लेते हुए कहता है, विंग मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मुझे ऐसे कभी भी छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ उठो, प्लीज़ एक बार अपनी आंखें खोलो विंग। ये कहकर वो उसे और भी ज़्यादा कस के हक कर लिया था। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे वो अभी भी उसे एकदम टाइटली एक प्रोटेक्टिवली हक किया हुआ था कि तभी उसे विंग की आवाज़ सुनाई देता है, राजकुमार। ये सुनकर वांग जी जो तुरंत ही विंग के फेस की तरफ देखता है, विंग की आंखें जो अभी भी बंद था पर उसकी मुंह जिससे सिर्फ एक ही आवाज़ निकला, राजकुमार। ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी के फेस में एक राहत आती है और वो और भी ज़्यादा टाइटली उसे हक कर लेता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें यहाँ से ठीक 3 महीने बाद दिखाया जाता है। हाँ, 3 महीना। उस बात के 3 महीना हो चुका था जहाँ पे हमें अब क्लाउड रेसेस का दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग अभी सभा में थे एंड सब लोगों के बीच में अभी आर्ग्यूमेंट चल रहा था। जहाँ पे लान वांग जी जो अभी अपने सिंहासन में बैठा था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा। उसकी गुस्से का जो ऑरा था ना वो सब लोग फील कर पा रहे थे एंड वो लोग भी थोड़ा बहुत डर रहे थे लेकिन वो लोग आर्ग्यूमेंट में अभी भी थे। जहाँ पे लान वांग जी गुस्से में सबकी तरफ घूर के देख रहा था। जहाँ पे जो शुयांग था, शुयांग सबको शांत करने में लग गया था। वो सबको शांत करते हुए कहता, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग ऐसे बहस मत कीजिए। तभी वहाँ पे जो विन रोहान था, विन रोहान कहता है, हम बहस ना करें, आप अभी भी यहाँ पे उस लड़की को रखे हैं। हाँ, आप क्या सोच कर उस लड़की को अभी भी जिंदा रखे हैं? उसे मार देना चाहिए। वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए एक मुसीबत है, वो दोबारा मुसीबत बन के आएगा। उसे मार देना चाहिए। आप लोग उसे मार क्यों नहीं देते? अगर आप मार नहीं सकते तो हमें दीजिए, हम उसे मार डालेंगे। अगर वो रहेगा तो वो हमारे लाइफ का तबाही का कारण बनेगा, विनाश का कारण बनेगा और हम लोग ये नहीं दे सकते। हम लोगों को उसे मारने दीजिए। अगर आप उसे सजा नहीं दे सकते तो हम लोग देंगे। जहाँ पे विन रोहान की बातों को सुनकर ना सब लोग इसकी साथ मतलब एग्री हो रहे थे, सब लोग सहमत हो रहे थे और वो सभी लोग महाराज से यही डिमांड कर रहे थे कि वो उस लड़के को मार डाले, यानी कि विंग को मार डाले। हाँ, विंग को। वो सारे लोग विंग के मौत के पीछे पड़े हुए थे। सारे लोग अब विंग के खिलाफ थे। जहाँ पे लान वांग जी जो ये सारी चीज़ें सुन रहा था वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में। वो पिछले 3 महीने से इन लोगों को समझा कर आया है कि विंग ईविल नहीं है, लेकिन ये सारे लोग बस विंग को ईविल कहे जा रहे थे। लान वांग जी जो बस बहुत सह चुका था, वो
एक बार दूर खड़े हुए, मतलब सभा के एकदम साइड कॉर्नर में दूर खड़े हुए 2 पर्सन के पीछे एक प्यारी सी क्यूट सी ओमेगा को देख रहा था, जिसकी आंखों में आंसू था, डरा हुआ था, काँप रहा था, जो अपने माँ के पीछे छुपा हुआ था। वो विंग था, जो अपने माँ यानी कि मैडम यू और अपने फादर जो जंग फैंगम्यान थे उनके पीछे छुपा हुआ था, और वो रो रहा था और बहुत ज़्यादा डर रहा था, और अपने माँ के स्लीप को और अपने फादर के स्लीप को पकड़ा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, जहाँ पे ये देखकर वांग जी की मुट्ठी और भी ज़्यादा टाइट हो गया था। बस अब बहुत हो चुका था। वो अपने सिंहासन से उठते हुए जस्ट गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक और ग्रॉलिंग और साथ ही साथ एक गुस्से वाली वॉइस कहता है, आप लोग शांत हो जाइए। ये आवाज़ सुनकर सब लोग जो दरवाजे की तरफ देखते हैं, दरवाजे से एक पर्सन एंटर करते हुए कहता है, क्या आप लोग अपनी इंसानियत भूल चुके हैं? ये कहकर वो पर्सन सभा के अंदर एंटर करता है, जहाँ पे सब लोग उसकी तरफ देखने लगे थे। शॉकिंगली सब लोग अब शांत हो गए थे, जहाँ पे सामने वो पर्सन आते हुए कहता है, तुम लोग खुद को क्या समझते हो? हाँ, तुम लोग सेक्ट लीडर्स हो, और एक सेक्ट लीडर्स होकर एक सेक्ट को चलाकर भी अपने दिमाग में एक इंसानियत तक नहीं रख सकते। तुम किस तरह के लोग हो? हाँ, एक इंसानियत की खातिर तुम उस छोटे से ओमेगा को, जो अभी एक नाजुक सा ओमेगा है, उसको मारने पर तुले हो? क्या तुम लोगों को कोई भी दया नाम का चीज़ अपने मन में नहीं है? ये कहकर वो पर्सन चिल्ला उठा था। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे थे एंड सब लोग शांत होकर अपने सिर को नीचा कर लिया था, जहाँ पे सामने जो लान वांगजी था, लान वांगजी भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था एंड वो सामने उस पर्सन को देख रहा था, जहाँ पे जो शुयांग था, शुयांग जो सबको शांत कर रहा था, वो भी शॉकिंगली उसे देख रहा था। वो एकदम मम्बल करते हुए कहता है, राजकुमार लेनान? हाँ, राजकुमार लेनान, जो अभी सामने खड़ा था, वो भी बीच में एंड सबके तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ आपको? हाँ, आप लोग जो एक सेक्ट के एक रिस्पेक्टेड इंसान हैं, जिनके अंदर इंसानियत होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग अपना सेक्ट चलाते हैं, लेकिन आप लोग जो इंसानियत नाम की चीज़ को भी अपने दिल पे नहीं रखे हैं। देखिए उसे, वो एक छोटा सिर्फ 18 साल का ओमेगा है, उसके अंदर कोई पावर नहीं है। आप लोगों ने देखा था ना कि खुद महाराज लान वांगजी ने उस शक्ति को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद भी आप लोग उस बेचारे, उस क्यूट से ओमेगा के पीछे पड़े हुए हैं, उसे मारने पर तुले आए हैं। किस तरह के इंसान हैं आप लोग? हाँ, हैवान है क्या? एक टाइम को उसने हैवान की तरह बर्ताव किया था, क्योंकि उसके अंदर वो एक बुरी शक्ति था जो अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन अब वो एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन आप लोग उस एक नॉर्मल से एक ओमेगा को, एक कमज़ोर ओमेगा को आप लोग उसे मारने पर तुले हैं। क्या सच में आप लोगों के अंदर कोई इंसानियत है भी या फिर नहीं? क्या आपका दिल तक घबराएगा नहीं जब आप उसे मारेंगे? हाँ, ये कहकर वो सबके ऊपर चिल्लाने लगा था। सब लोग एकदम शांत हो गए थे। सब लोग सिर्फ लेनान की बातें सुन रहा था। उस सभा में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था, पिन ड्रॉप। एंड सब लोग जो अपने सिर को झुका के रखे थे, जहाँ पे लान वांगजी वो भी मतलब अपने सिंहासन में बैठ गया था, और वो बस मतलब अपने भाई को देख रहा था, लेनान को, जहाँ पे लेनान अपना लेक्चर देने के बाद वो सबकी तरफ घूर के देखता है और वो कहता है, इसके बाद से दोबारा कोई विंग के बारे में, अगर विंग को मारने के लिए कोई भी आगे बढ़ा तो उसे पहले लेनान से सामना करना पड़ेगा। याद रहे, अगर उसे एक भी खरोच आया ना तो लेनान किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर इसके लिए उसे सज़ा मिले ना तो वो मंजूर करता है। ये कहकर वो महाराज लान वांगजी की तरफ देखता है। वो महाराज के सामने वो करते हुए कहता है, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपके सभा में इस तरह से चिल्लाया, पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये लोग उस छोटे से ओमेगा को किस तरह से मारने पर तुले थे। हमें पता है महाराज, आपने उस शक्ति को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, और मुझे पता है कि वो ओमेगा एकदम इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है, वो एकदम इनोसेंट है, वो एक क्यूट सा मासूम सा ओमेगा है। उसे ये लोग मारना चाहते हैं तो मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने अपनी सारी भड़ास उतार दिया है। अगर इसकी वजह से मुझे सज़ा मिले तो मैं अपने सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे ये कहकर वो एकदम अपने घुटनों पर बैठकर वो करता है, जहाँ पे ये सुनकर लान वांगजी जो मतलब सबकी तरफ देखता है। सब लोग अभी भी साइलेंट थे और कुछ मतलब किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी विंग की तरफ देखता है। वो विंग जो उस अल्फ़ा की तरफ यानी कि लेनान की तरफ देख रहा था, जहाँ पे लान वांगजी अपने भाई की तरफ देखता है। पता नहीं क्यों उसे अच्छा भी लगा और उसे बुरा भी लगा। उसे नहीं पता कि उसे क्या लगा, लेकिन हाँ, उसके भाई ने सही कहा है। ये लोग दरिंदे जैसे हैं कि वो एक क्यूट से ओमेगा को, एक मासूम से ओमेगा को मारने पड़ते थे। वो पिछले 3 महीने से इन लोगों को समझाता आया है, वो भी अपने बातों से, लेकिन ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज वो सच में फूट जाता, लेकिन उससे पहले ही लेनान ने सब कुछ कह दिया। एक तरफ से लेनान ने जो कहा था उसकी सारी बातें लान वांगजी भी कहने वाला था, बट कोई नहीं। वांगजी जो एक राहत की सांस लेता है और अपने गुस्से को एकदम निगल लेता है, मतलब एकदम ठंडा पड़ जाता है, और वो लेनान की तरफ देखकर उसे कहता है, खड़े हो जाओ लेनान। ये सुनकर जो लेनान था वो खड़ा हो गया, लेकिन अभी भी अपने सिर को झुका के रखा था। जहाँ पे लान वांगजी कहता है, तुमने सही कहा है, तुमने कोई गलत बात नहीं कहा है, और इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि सच के लिए किसी को पनिशमेंट नहीं मिलता है। ये कहकर वो सबकी तरफ घूर के देखता है और वो कहता है, आई होप आप सभी को मेरी भाई की बात और मेरी बात क्लियर हुआ है। इसके बाद से दोबारा किसी ने भी विविशन को लेकर या फिर विविशन को मारने का कोई भी कोशिश करेगा तो उससे पहले
महाराज से सामना करना पड़ेगा। ये कहकर वो सबकी तरफ घूर के देखता है, वो भी अपने डार्क ऑरा से। सब लोग इसे एकदम खामोश और डर भी गए थे। लान वांगजी ने इसको एकदम अपने डीप वॉइस में कहा था। सब लोगों ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया था, जहाँ पे लान वांगजी जो लैनान की तरफ देखकर एक छोटा सा स्माइल करते हुए कहता है, लैनान मेरे साथ अभी के अभी स्टडी रूम पे आओ। ये कहकर वो सभा को यहीं पे ख़त्म कर देता है। सभा को ख़त्म करके वो वहाँ से निकल गया। जाने से पहले एक बार उसने विंग की तरफ देखा। विंग जो अभी भी अपने माँ के रोप को टाइटली पकड़ के रखा था, जहाँ पे जो वांगजी जो अभी अपने मतलब स्टडी रूम में आ गया था, और उसके पीछे पीछे लैनान आ गया था, जहाँ पे जो लान वांगजी जो अपने स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था। एंड जो लैनान अभी अपने घुटनों पर बैठकर मतलब अपने सिर को झुका के रखा था, जहाँ पे जो लान वांगजी शुएंग की तरफ देखता है। शुएंग भी उसके पीछे आ गया था, जहाँ पे शुएंग को वो वहाँ से भेज दिया। एंड वो लैनान की तरफ देखा। लैनान की तरफ देखकर वो कहता है, लैनान, ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे लैनान भी अपने सिर को हामी लाते हुए कहता है, हाँ महाराज। जहाँ पे लान वांगजी कहता है, अभी हम लोग स्टडी रूम में हैं, तो तुम मुझे फॉर्मली एड्रेस करना बंद करो। ये सुनकर लैनान तुरंत ही अपने भाई की तरफ देखता है, मतलब लान वांगजी की तरफ, जहाँ पे जो लान वांगजी एक छोटा सा स्माइल करते हुए कहता है, लैनान, आज पहली बार तुम्हारी किसी काम पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। इसके लिए तुम्हें जो भी इनाम चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, और हाँ, ऐसे ही हमेशा सही के राह पे चलना। ये कहकर वो एक स्माइल करते हैं, जहाँ पे ये सुनकर लैनान, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, वो अभी अपने भाई को देख रहा था। आज पहली बार उसका भाई उसे इस तरह से बात कर रहा था। हाँ, उसका भाई पहले भी उससे अच्छे से बात करता था, लेकिन उसके अंदर भी कोल्डनेस रहता था, लेकिन आज पहली बार उसका भाई उससे सॉफ्टली बात कर रहा है। ये देखकर वो स्माइल करते हुए कहता है, भाई। ये सुनकर लान वांगजी जो लैनान की तरफ देखकर कहता है, बोलो। जहाँ पे लैनान जो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, क्या मैंने सभा में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया? जहाँ पे ये सुनकर जो लान वांगजी के फेस में अब थोड़ा सा बड़ी स्माइल आते हुए कहता है, नहीं, तुमने जो भी कहा सच कहा है और सही कहा है, तुमने कोई भी गलत बात नहीं कहा है। ये सुनकर जो लैनान था वो एक प्यारा सा स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है। ये कहकर वो चुप हो गया। उसके बाद वो दोबारा लान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, भाई, आपने कहा कि आप मुझे इनाम देंगे, क्या सच में? जहाँ पे लान वांगजी इसकी तरफ देखता है और वो कहता है, हाँ, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तुम जो चाहो वही, और मैं अपने वादे से पक्का रहता हूँ। ये सुनकर जो लैनान स्माइल करता है और वो कहता है, तो फिर ठीक है, जब मुझे ये इनाम की ज़रूरत होगा तब मैं खुद आपसे मांग लूँगा, अभी के लिए ये इनाम आपके पास ही रहे। ये सुनकर लान वांगजी उसकी तरफ देखा और वो कहता है, क्या तुम्हें अभी कोई इनाम नहीं चाहिए? जहाँ पे ये सुनकर लैनान कहता है, जब चाहिए होगा तब मैं आपसे मांग लूँगा भाई, अभी के लिए ये इनाम आपके पास ही रहे। ये कहकर वो स्माइल करता है, जहाँ पे लान वांगजी उसे थोड़ी देर तक देखता है। उसके बाद वो अपने सिर को सिर्फ हाँ में हिला दिया था, जहाँ पे जो लैनान वो अपने सिर को झुकाकर वो करता है और वो कहता है, ठीक है भाई, तो अभी मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो उठता है और वो वहाँ से उस स्टडी रूम से बाहर निकल गया। लान वांगजी उसे बाहर जाते हुए देख रहा था। उसके फेस में एक स्माइल था, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा खुश था। फाइनली इन 3 महीने का फ्रस्ट्रेशन उसके भाई ने निकाल दिया था। वो पिछले 3 महीने से इन सारे लोगों को समझा रहा था। इन 3 महीने में ना बहुत कुछ हुआ था। मतलब उस दिन उस कल्टीवेशन वर्ल्ड में मतलब इतना ज़्यादा कोहराम मचने के बाद जब वो सारे चीज़ शांत हो गया, तो लान वांगजी विंग को लेकर वहाँ से निकल गया था, जहाँ पे उसे लेकर वो अपने राज्य पर आया था, जहाँ पे वो वहाँ पे आकर तुरंत ही हीलर को बुलाया था विंग को चेक करने के लिए। असल में उस दिन विंग थोड़ी देर के लिए होश में आया था, लेकिन उसके बाद वो तुरंत ही बेहोश हो गया था, जहाँ पे हीलर्स उसे चेक करने के बाद कहते हैं कि वो अभी ठीक हैं, बट वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत है, साथ ही साथ उन्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। वो इतनी जल्दी होश में नहीं आने वाले हैं। जब तक उनके अंदर वो प्रॉपर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं आएगा, तब तक के लिए वो अपने मतलब बेहोशी से नहीं उठेंगे। ये सुनकर लान वांगजी ने मतलब विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देना शुरू कर दिया था। लान वांगजी ने तकरीबन पूरे 8 घंटे तक विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी दिया, जिसकी वजह से लान वांगजी थोड़ा सा कमजोर हो गया था, लेकिन इतना नहीं कि वो चल नहीं सकता। वो 8 घंटे तक स्पिरिचुअल एनर्जी देने के बाद वो बाहर आया था। यहाँ पे सारे सेक्ट लीडर्स उस हीलिंग से मतलब यहाँ पे आ गए थे, मतलब गुसु में आ गए थे, और साथ में अपने बच्चों को भी लेकर आए थे। वो सारे बच्चे ना उस हीलिंग के गुफा के अंदर थे। जब वो पावर पूरी तरीके से एकदम चला गया था, तब जाके वो सारे बच्चे अपने होश में आए थे एंड सब लोग वहाँ से बाहर आ गए थे। एंड बाहर आते ही सारे सेक्ट लीडर्स जिनके भी वो बच्चे थे, वो उनको एकदम साथ लेकर गुसु चले गए थे। लेकिन वो सारे सेक्ट लीडर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन चुके थे एंड वो लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, क्योंकि उनकी पावर्स एकदम ही लो हो चुकी थी। इसीलिए लान वांगजी ने सारे लोगों के रहने का बंदोबस्त कर दिया था एंड सारे लोग जो अब अपने अपने रूम पे जाकर रेस्ट करने लगे थे, वो अपने जो शक्ति था उसे गेन करने लगे थे। अभी उनके दिमाग में बस यही था कि लान वांगजी ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाया है और उस इविल शक्ति को मार दिया है। सब लोग यही सोचकर अपने आप को हील करने लगे थे। इनफैक्ट पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड सभी लोग अपने आप को हील करने लगे थे, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही मतलब खींचा गया था। उनके अंदर बहुत कम शक्तियाँ थी, बहुत कम स्पिरिचुअल एनर्जी थी। जो सारे लोग नॉर्मल लोग थे, वो लोग धीरे धीरे मतलब दवाई लेकर ही ठीक हो रहे थे, और जो
जो लोगों के अंदर गोल्डन कोर था वो लोग अपने गोल्डन कोर को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे मेडिटेशन के थ्रू। ऐसे ही थोड़ा और टाइम बीतने लगा था, सब लोग धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। लैन वांगजी जो हर दिन आके विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देता था, यहाँ पे उसका जो भाई था आई मीन लैन शिचैन, वो भी कभी कभी विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देता था। वो दोनों ही मिलकर विंग को ठीक करने में तुले थे। यहाँ पे जो लैन शिचैन था वो भी अभी ठीक हो गया था, हालांकि उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी था क्योंकि वो शक्ति उसे भी बहुत ज़्यादा शक्ति एनर्जी खींचा था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई की मदद करता था। जहाँ पे जो सारे सेक्ट लीडर्स थे वो भी अब अपने आप को रिकवर करने लगे थे। ऐसे ही करके ना पूरा 1 महीना बीत गया था एंड 1 महीने बाद जाके फाइनली वो लोग अभी पूरी तरीके से रिकवर हो गए थे एंड वो लोग अपने कमरे से बाहर निकले थे। वो लोग इतने दिन अपने कमरे पर बैठकर अपने आप को हील किया था और अब जाके वो लोग पूरी तरीके से हील हो चुके थे एंड अपने गोल्डन कोर भी ठीक कर चुके थे। वो लोग बाहर आने के बाद ही उन्हें पता चला कि वो लड़का यहीं पर है, मतलब जिसकी वजह से पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड का इतना बुरा हालत था वो लड़का यहाँ पे है। वो लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन लैन वांगजी ने डायरेक्ट कह दिया था कि अभी इस चीज़ को लेकर कोई बात नहीं किया जाएगा। लैन वांगजी इन सारी चीज़ों को लेकर अभी कोई बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका ध्यान अब पूरी तरीके से विंग को होश में लाने का था। 1 महीना हो गया था लेकिन विंग ठीक से होश में नहीं आ रहा था। वो जितनी बार भी आंखें खोलता था उतनी बार ही वो बेहोश हो जाता था एंड ये देखकर लैन वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान था। तो अभी के लिए वो इन सारे लोगों से निपटना नहीं चाहता था। वो अभी इन सारे लोगों को अपने अपने क्लैन वापस जाने के लिए बोल दिया था, जहाँ पे सब लोग ही अभी के लिए अपने बच्चों को लेकर अभी के लिए सब अपने सेक्ट वापस चले गए थे क्योंकि उनके सेक्ट को भी अभी फिक्स करना था। तो सब लोग अपने सेक्ट पर चले गए थे सिवाय मैडम यू के। मैडम यू अभी अपने बेटे के साथ थी। जब से उन्होंने वो सारी बातें सुनी थी तब से वो विंग के पास से हिली तक नहीं थी, वो विंग के साथ ही रहती थी और विंग को हर वक्त स्पिरिचुअल एनर्जी देती थी, जहाँ पे जो लैन वांगजी था लैन वांगजी भी देता था। यहाँ पे फेंग म्यान अपने सेक्ट के लिए चला गया था क्योंकि सेक्टर ड्यूटी उसका था, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। लेकिन जो मैडम यू था, मैडम यू यहीं पर थी, इस राज्य में थी, जहाँ पे वो भी इंतजार कर रही थी अपने बेटे की होश के आने में, मतलब होश में आने के। एंड फाइनली जाके वो 1 हफ्ते बाद जाके होश में आ गया था, जहाँ पे लैन वांगजी तब वहाँ पे नहीं था एंड विंग होश में आ गया था। होश में आने के बाद ही उसे मैडम यू दिखा, जहाँ पे मैडम यू भी उसके पास ही थी एंड वो तुरंत ही अपने माँ को हक कर लिया था। उसकी माँ भी जो ऑलरेडी उसके होश आने से ही एकदम तुरंत ही उठ गई थी, वो अपने बेटी को अपने बेटे को हक कर लिया था। विंग को तब कुछ याद नहीं था, मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, उसके साथ क्या हुआ था और उसने क्या क्या किया था, उसे ये सारी चीज़ें कुछ भी याद नहीं था। जैसे कि उसके मेमोरी से ये सारी चीज़ें ना एकदम इरेज हो गया था। जहाँ पे विंग अब अपने होश में आया था। विंग तब भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसीलिए उसे रेस्ट करना था, लेकिन यहाँ पे सब लोगों ने अभी कुछ उसे नहीं बताया था। कुछ दिन और बीतने के बाद जाके उसे बताया गया कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, पूरी तरीके से सच्चाई तो नहीं बताया गया था क्योंकि लैन वांगजी नहीं चाहता था कि विंग को वो सारी बातें, वो सारी मंजर याद आए या फिर उसके दिमाग में कोई भी प्रेशर पड़े, क्योंकि हीलर ने कह दिया था कि उसके दिमाग में कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए था। तो यहाँ पे लैन वांगजी ने पूरा सच नहीं बताया था, उसने आधा ही सच बताया था, जिसे सुनने के बाद विंग ही बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, वो बहुत ज़्यादा डर गया था एंड वो अपने माँ से एक बार भी नहीं हटा था। जहाँ पे कुछ और टाइम बीतने के बाद, तकरीबन मतलब और 2 हफ्ते बीतने के बाद जाके सारे सेक्ट लीडर्स दोबारा गुसू आए थे, जहाँ पे लैन वांगजी हमेशा की तरह अपने सभा में था, जहाँ पे सारे सेक्ट लीडर्स उसके सभा में आए थे एंड सब लोगों ने अब डिमांड करने लगा कि वो विंग को मार देना चाहते हैं क्योंकि विंग एक ईविल है, विंग को मार देना ही सही होगा। लेकिन लैन वांगजी ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर वो उन सभी लोगों को समझाता है कि विंग अब ईविल नहीं है, वो अब एक नॉर्मल सा ओमेगा है। जहाँ पे सब लोग इस चीज़ पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि वो मार दे उसे, या फिर अगर वो नहीं मारेंगे तो वो लोग उसे मारना चाहते हैं, उनके हवाले उसे कर दिया जाए, क्योंकि सब लोगों के अंदर एक डर पैदा हो गया था। सब लोग डर गए थे क्योंकि वो जो मंजर पहले हुआ था, अगर ये दोबारा रिपीट हुआ, अगर दोबारा पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड ऐसे ही खतरे में पड़ जाए, इसीलिए सभी जो सेक्ट लीडर्स थे वो यही डिमांड कर रहे थे कि अभी उस विंग को, उस ओमेगा को मार देना चाहिए, वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए दोबारा खतरा बनेगा। ये सुनने के बाद लैन वांगजी ने नहीं माना था और उल्टा लैन वांगजी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था। सारे लोग उस टाइम को चुप हो गए थे, लेकिन सारे लोग पूरी तरीके से चुप नहीं हुए थे। सब लोग इसी चीज़ को लेकर बार बार बातें कर रहे थे। लैन वांगजी बार बार उन लोगों को समझा रहा था और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लैन वांगजी जो इस चीज़ से ही एकदम खिलाफ था कि विंग को मारने का हिम्मत किसका होगा। लैन वांगजी किसी को भी विंग को टच तक नहीं करने देगा। इसी चीज़ को लेकर ना बहस होने लगा था और ये चीज़ विंग को भी पता चला था एंड विंग इससे बहुत ज़्यादा डर गया था, वो रोने लगा था और लैन वांगजी ने ये चीज़ देखा और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और उसी चीज़ को लेकर उस दिन बात हो रहा था। यहाँ पे जो लैन वांगजी था, लैन वांगजी यही सारी चीज़ें अपने मतलब जो स्टडी रूम था वहाँ पे बैठ के सोच रहा था। लैन वांगजी जो ये देखकर हैरान हो गया था कि लैन जो इस बार एकदम एक सही स्टेप लिया था विंग के साथ होकर, विंग को प्रोटेक्ट कर आई मीन विंग के लिए बात कहकर। हालांकि लैन वांगजी भी कह सकता था, लेकिन लैन वांगजी ये चीज़ देखकर थोड़ा खुश हुआ था कि जो लैन था, लैन उसका भाई है, वो मानता है ये उसके अंकल का बेटा है, लेकिन फिर भी ये उसका भाई है। बट पता नहीं क्यों पहले वो उतना ज़्यादा लैन को मतलब पसंद नहीं करता था, ऐसा नहीं था, बस उसे कैसा अजीब सा लगता था, इसीलिए वो ज़्यादातर उसे कोल्डली बात करता था। लेकिन हाँ, वो उसे अपने भाई की तरह ही कहीं ना कहीं प्यार करता था, बस थोड़ा सा अजीब से लगता था। लेकिन अब जाके उसकी ये दिल का जो कश्मकश था वो दूर हो गया था, क्योंकि लैन वो एकदम बदल गया था, या फिर कह लो कि लैन एक सही रास्ता चुना था, जहाँ पे उसने विंग का साथ दिया था।
इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। लान वांगजी यही सोचकर स्माइल करता है। जहाँ पे दूसरी तरफ जो हमारा विंग था, विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। वो अपनी माँ के साथ था, वो अपनी माँ को एकदम हक करके रखा था। वो रोते हुए कहता, माँ वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, क्या वो लोग मुझे मार देंगे? क्या सच में मैं ईविल हूँ? ये कहकर वो रोने लगा। जहाँ पे ये देखकर मैडम यू उसे टाइटली हक करते हुए कहता है, नहीं आशियान, तुम ईविल नहीं हो, तुम बिल्कुल भी ईविल नहीं हो। मैं कभी भी अपने बेटे को किसी को भी टच करने नहीं दूंगा। तुम मेरे प्यारे बेटे हो, तुम कभी ईविल नहीं हो सकते हो, तुम एक प्योर सोल हो, एक प्योर सोल। ये कहकर वो उसे और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लिया था। जहाँ पे विंग भी अपनी मदर को हक कर लिया था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। जहाँ पे जो फेंग म्यान था, फेंग म्यान भी उसे और मैडम यू को एक साथ हक कर लिया था। यहाँ पे वो लोग अभी भी सभा में थे। सभा में सब लोग वहाँ से चले गए थे, सिर्फ वो तीनों ही वहाँ पे थे। जहाँ पे कुछ देर में ही वहाँ पे दौड़ कर यानली और जंगशा आते हैं एंड और वो भी उसे उन तीनों को एक साथ हक करते हैं। यहाँ पे सारे जो स्टूडेंट्स थे वो अभी के लिए अपने अपने क्लैन में ही थे। यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि अभी वो सिचुएशन नहीं था क्लास स्टार्ट करने का, इसीलिए अभी के लिए क्लासेस को ऑफ कर दिया गया था। एंड सभी जो बच्चे थे, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे, वो सारे लोगों को अभी अपने अपने क्लैन में भेज दिया गया था तब तक के लिए, जब तक फिर से क्लासेस स्टार्ट नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ जो जंग फेंग म्यान और मैडम यू ही और उनके बच्चे ही यहाँ पे थे। जहाँ पे जो सब लोग थे, एक फैमिली सा हक जंग फैमिली एक साथ स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो लोग उस सभा से निकल जाते हैं। वो सारे लोग सभा से निकल के वो अभी के लिए अपने गेस्ट रूम में, जहाँ पे वो लोग अभी के लिए रह रहे थे, वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे विंग जो बहुत ज़्यादा रोया था, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था, इसलिए जो मैडम यू ने उसे सलाह दिया, उसे एकदम कामिंगली सलाह दिया था। सब लोग जो अभी विंग की फिक्र में थे, सब लोग बहुत ज़्यादा फिक्र में थे कि विंग को कैसे शांत करे। असल में पिछले जिस दिन से उसे पता चला था जो भी सारी चीज़ें, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एकदम हैट्रिक डे चल रहा था उसके लिए। वो हर दिन ही बहुत ज़्यादा रोता था, बहुत ज़्यादा ही डरता था। उसे नाइटमेयर भी ऐसे आते थे, इसीलिए सब लोग उसके लिए परेशान थे। एंड वो लोग पूरी तरीके से उसकी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट हीलर्स ने भी बता दिया था कि उसे ज़्यादा स्ट्रेस ना लेने के लिए, वरना वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। इसीलिए सब लोग ही उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा। जहाँ पे सब लोग अभी उसे सुलाने के बाद वो लोग बाहर आ गए थे। जहाँ पे जंग चेंग जो अपने माँ की तरफ देखते हुए कहता है, माँ अब हम उसे कैसे समझाएं। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा है। हर दिन वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है और ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ये सुनकर जो मैडम कहता है, मैं भी, पर समझ नहीं आ रहा है हम कैसे उसे समझाएं, कैसे उसे बिलीव दिलाएं कि सब कुछ ठीक है। वो हमेशा नाइटमेयर में रात में उठ जाता है, वो इतना ज़्यादा घबराता है। मैं एक माँ होकर कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ये कहकर वो भी रोने लगी थी। ये देखकर जो जंग फेंग म्यान था, वो अपने हस्बैंड अपने वाइफ को संभालती है और वो समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ना उनकी कॉन्वर्सेशन चल रहा था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक और अंधेरा कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 पर्सन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, वो भी स्माइल करते हुए। सामने एक पर्सन कहता है, अपना काम सही ढंग से करो, मैं कोई भी मिस्टेक नहीं चाहता हूँ, याद रखना गेम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये कहकर वो पर्सन वही लाल कलर की शक्ति की तरफ देख रहा था। हाँ, ये वही लाल कलर का शक्ति था जो विंग के अंदर से निकला था, जो अभी भी है। जहाँ पे वो पर्सन कहता है, अभी भी हमारे पास वक्त है जीतने का। ये कहकर वो स्मिक करता है। स्मिक करते हुए अपने सामने उस पर्सन को देखते हुए कहता है, लेनान, अपना काम स्टार्ट कर दो बेटा। ये सुनकर जो लेनान था, हाँ वो लेनान था, जो अपने सामने अपने पिता को देखते हुए कहता है, हाँ ज़रूर फादर, मैं अपना काम स्टार्ट कर चुका हूँ। ये सुनकर वो भी स्मिक करता है। यहाँ पे लेनान वहाँ से चला गया था एंड वहाँ से जाते ही जो उसका फादर यानी कि जो लैन चिरन था, वो उस पावर की तरफ देखता है। वो रेड कलर का एक चमकता हुआ पावर जो अभी बहुत ज़्यादा डिम हो चुका था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। वो उस चीज़ की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने मेरी बात ना मान के सबसे बड़ी गलती किया है ये नायरन। काश तुम मेरी बात एक बार मान लेते तो शायद आज तुम्हारा ऐसा हर्ष नहीं होता। अब देखो कि मैं क्या करता हूँ। मेरा आया था राज करने के लिए दिमाग चाहिए होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो दिमाग नहीं है जो मेरे अंदर है ये नायरन। मैंने पहले भी तुम्हें वार्न किया था, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था और मैंने तुम्हें मदद भी किया था, लेकिन तुम मेरे मदद का फ़ायदा उठाकर मुझे ही धोखा देना चाहते थे। क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मुझे धोखा देना चाहते थे? कहते हैं ना कि बुराई का हैसियत ऐसा होता है कि वो लोग धोखा ज़्यादा देते हैं। इसीलिए मैंने पहले से सारी चीज़ें समझ लिया था। जब मैंने पहली बार मेरे बेटे से सुना कि वो लड़का यानी कि वो वी वुशियान ही तुम्हारी बॉडी है, तभी मैं समझ गया था कि तुम उस बॉडी को कब्जा करने के लिए ज़रूर आओगे। मैं गॉड का शुक्रगुजार हूँ कि उस दिन मेरा बेटा उस टाइम उस पॉन्ड के सामने था एंड उसने वो सारी चीज़ें देखा और उसने मुझे तुरंत ही यहाँ पे आके बताया और मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं तुम्हारे पास आ गया एंड मैं देखने लगा। मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि तुम बाहर निकल गए थे उस जगह से। तुम्हें पता है, तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने कितनी पावर भेजे थे, लेकिन तुम खुद को छुपा कर रख रहे थे, वो भी अपनी बॉडी ढूंढने के लिए। बट क्या मेरा लक है या फिर कुछ और पता नहीं, बट वो बॉडी मेरे ही राज्य में मिल गया। वो ओमेगा वी वुशियान। मुझे नहीं लगा था कि वो ओमेगा होगा। मैंने सोचा था कि तुम्हारा बॉडी कोई अल्फ़ा का बॉडी होगा, बट एक कमज़ोर सा बॉडी तुम्हारा। हाँ खैर कोई नहीं, ये मेरे लिए अच्छा था।
तुम मिल गए थे और तुम्हारा बॉडी या फिर कह लो कि तुम्हारा उत्तराधिकारी भी मुझे मिल गया था। बस और क्या, मुझे बस प्लान बनाना पड़ा कि मैं कैसे भी करके उस ओमेगा वी वुशियान को बस अकेला कर दूँ। और क्या, मैंने वही किया। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो हंग मिनजुन या फिर कह लो लान वांगची वो तुम्हारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाला था, यानी कि उस ओमेगा की बॉडी ऐसे छोड़ने नहीं वाला था। इसीलिए उसे अलग करके वॉर में भेजने का प्लान किया मैंने। लेकिन मेरा प्लान और भी था कि अगर हमला कर ही रहा है मेरा आदमी, तो कुछ और भी आदमी किंगडम के अंदर घुस जाए। इससे एक तीर में दो निशाना हो जाता। अगर वो आदमी एक बार यहाँ पे आ जाते तो पूरी किंगडम को कब्जा कर सकते थे। लेकिन बैड लक, ये लान वांगजी शातिर निकला। मेरे आदमी को उसने पकड़ लिया, पर क्या फ़ायदा पकड़ने का। घूम फिर कर ये आदमियाँ यही इस किंगडम में ही तो रहने वाले थे। और क्या, वेवा को लान वांगजी को पता भी नहीं चला और मैंने उन सारे लोगों को चेंज कर दिया। मतलब उन सारी जगह पे जहाँ पे मेरी आदमियाँ थी, मैंने वहाँ पे सिर्फ ऐसे लोगों को रख दिया जहाँ पे उन लोगों को कुछ पता भी नहीं है। बेचारा लान वांगजी। खैर, उसे तो मैंने क्लैन से बाहर कर दिया। और क्या, मेरा प्लान सीधा था, उस ओमेगा को अकेला करना, और मेरा काम हो गया। मुझे बहुत अच्छे से पता था कि उसकी 18 साल का जन्मदिन आने वाला है और उसी दिन ही वो अपने बॉडी को कब्जा करेगा। येन आयरन, तुम अपनी बॉडी को कब्जा करोगे। बस वही हुआ, तुमने उसकी बॉडी को कब्जा कर लिया और उसको कब्जा करने के बाद ही हम दोनों, मतलब मैं और मेरा बेटा जो वहीं पे थे, हम तुम्हारे साथ हाथ मिला लिया। उसके बाद क्या, तुमने इस क्लैन में, इस किंगडम में पूरी तरीके से तबाही मचाया और मेरे ही कहने पर तुमने किंग लैन चिंगेचन को मार दिया। मेरा वही फर्स्ट टारगेट था। उसे मारने के बाद मेरा सेकंड टारगेट भी लान वांगजी था, बट लान वांगजी वो टिक गया, वो जिंदा रह गया। बट कोई नहीं, वो अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि इस बार मैं मैदान में उतरा हूँ। उस बार तुम मैदान में उतरे थे जहाँ पे तुमने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं मैदान में उतरा हूँ जहाँ पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड मेरा होगा, लैन चिरैन का होगा। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम एक बार लान वांगजी को मार दो। तुम कमज़ोर होने से पहले एक बार लान वांगजी को मार देते तो मेरा रास्ते का कांटा ही हट जाता, पर तुम कर नहीं पाए। बड़ा हेकरी मारते थे ना, डायलॉग मारते थे, येन हो तुम। क्या हो येन, क्या हो आखिर में जाके, हारना ही तो पड़ा ना तुम्हें लान वांगजी के सामने। अब देखो कि मैं क्या करता हूँ। ये कहकर जो लैन चिरन था, लैन चिरन एक स्मिक करता है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो गया था। तकरीबन और 1 महीना, इन 1 महीना विंग गुसू में ही रहा था। यहाँ पे मतलब गुसू में उसकी पूरी फैमिली रही थी। यहाँ पे लान वांगची उसकी पूरी फैमिली को पूरी तरीके से सेफ्टी देना चाहता था, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड ऑलरेडी विंग को मारना चाहते थे, क्योंकि विंग एक ईवल था। सबको लगता था कि विंग एक ईवल है, इसीलिए सारे जो सेक्ट लीडर्स थे, मतलब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में जितने भी सेक्ट लीडर और जितने भी लोग थे, वो सारे लोग ही विंग को मारना चाहते थे। इसीलिए लान वांगजी ने कोई रिस्क नहीं लिया था। इसीलिए उसने विंग को एंड विंग की फैमिली को अभी के लिए गुसू में ही रोक लिया था, जहाँ पे जांग फंगमियान और मैडम यू ने भी हाँ कर दिया था, क्योंकि वो भी अपने बेटी को मतलब मुसीबत में नहीं देख सकते थे और ना ही मरते हुए। इसीलिए सभी लोग अभी के लिए गुसू में रह रहे थे। और ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत गया था। इन 1 महीने विंग सिर्फ अपने मदर और अपने फादर के साथ ही था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था, इतना ज़्यादा नाइटमेयर से गुजरा था। इसीलिए वो हमेशा अपने माँ और अपने फादर के साथ था। लेकिन हाँ, यहाँ पे लान वांगजी भी विंग को कभी कभी मिलने के लिए आते थे, कभी आते थे, क्योंकि वो अपने काम की वजह से पूरी तरीके से मतलब मिलने नहीं आ पाते थे, रोज़ नहीं मिल पाते थे। वो कभी कभी आता था विंग से मिलने के लिए और विंग से थोड़ा बहुत बात करने के लिए। हालांकि विंग पहले बात नहीं करता था, मतलब थोड़ा बात करता था, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी कंफर्टेबल होने लगा था वांगजी के साथ। एंड वांगजी इससे बहुत ज़्यादा खुश था। वांगजी विंग के साथ एकदम सॉफ्टली बात करता था और साथ ही साथ उसके साथ घुल मिलने की कोशिश करता था। और इस चीज़ में वो थोड़ा बहुत कामयाब भी हुआ था इन 1 महीने में। ऑफकोर्स विंग के साथ बात करना आसान नहीं था। शुरुआत में बात करने में प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि विंग जो इस अल्फ़ा को, मतलब ये जो रूट अल्फ़ा जो हमेशा उसे पनिशमेंट देता था, वो चीज़ वो कैसे भूल सकता है। उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें थी। हालांकि उसे पता था कि जो लान वांगजी था, लान वांगजी ने इन दिनों उसे बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रखा है, उसका केयर किया है। लेकिन फिर भी उसके दिल में थोड़ा बहुत डर सा था कि ये अल्फ़ा जो हमेशा उसे पनिशमेंट देता था, उसे घुटनों पर बिठा के रखता था, वो सारी चीज़ें वो भूला नहीं था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसे पहले प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन हाँ, धीरे धीरे वो भी कंफर्टेबल हो गया था लान वांगजी से बात करने में। लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं कर पाता था, क्योंकि लान वांगजी जो अपने राज्य के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, इसीलिए ज़्यादा वो लोग बात नहीं कर पाते थे। लेकिन जितना भी बात कर पाते थे, विंग एंड वांगजी बहुत अच्छे से ही बात करते थे। वांगजी ने इस टाइम बहुत बार कोशिश किया अपने प्यार के इजहार करने का, या फिर कह लो कि वो सच बताने का कि वो मिस्टीरियस पर्सन जो उसका केयर करता था और उसे वो गिफ्ट भेजा करता था और वो लोटस फ्लावर रखता था, वो पर्सन वो खुद मतलब वांगजी है। वो बहुत बार कहने की कोशिश किया था, लेकिन वो नहीं कह पाया। उसके मुँह से कोई शब्द ही नहीं निकले। वो बहुत बार इन 1 महीने में बहुत बार कोशिश किया उसे बताने की, लेकिन वो बता ही नहीं पाया। उसके मुँह से कोई शब्द क्यों नहीं निकल रहे थे, उसे ही पता नहीं। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था जब भी वो मिलने के लिए आ पाता था, तभी बस वो कोशिश करता था कि वो ये बोल पाए, लेकिन उसका ये मुंह बोला नहीं, साइलेंट मुंह जो बोलने के लिए तैयार ही नहीं था, वो पता नहीं क्यों बोल नहीं पाता था। उसने बहुत बार कोशिश किया इन दिनों उसे बोलने की, लेकिन वो बोल नहीं पाया। फाइनली उसने हार मान लिया। उसने सोचा कि थोड़ा और टाइम के बाद जाके वो बताएगा विंग को, अपने प्यार का इजहार करेगा, अपने प्यार को बताएगा। यही सोचकर उसने अभी के लिए इसे यहीं पर छोड़ दिया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही उसका सबसे बड़ी गलती आके रुकेगा। उसने यही सबसे बड़ी गलती किया और इसका अंजाम अब कहाँ तक जाने वाला था उसे खुद भी नहीं पता था। काश वो उस दिन ये बता देता कि यही वो पर्सन था, वो खुद था जो
उसे यानी कि विंग का केयर करता था, विंग को प्यार करता था। यही वो पर्सन है जो विंग भी उस पर्सन को प्यार करता था, यानी कि वांग जी को प्यार करता था, लेकिन वो नहीं बोला था और इसका अंजाम अब वांग जी को भुगतना पड़ने वाला था। वेल, अब 1 महीना बीत चुका था और फाइनली अब फिर से क्लासेस स्टार्ट करने का वक्त आ गया था। लान वांग जी ने अब पूरी तरीके से सारी तैयारी कर दिया था और सारी चीज़ें फिक्स कर दिया था। और इन 1 महीने में सारी चीज़ें फिक्स करने के बाद अब फिर से वो सारे स्टूडेंट्स आने वाले थे आज, जहाँ पे लान वांग जी को आज बहुत ज़्यादा काम था, इसीलिए वो पूरा दिन बिजी था। तो जो विंग था, विंग जो अभी अपने माँ के पास जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसके फादर के साथ कुछ क्लैन मैटर्स को लेकर ही बातें कर रहे थे, इसीलिए विंग जो बाहर आ गया और वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि क्लास फिर से स्टार्ट होने वाला था। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेडली अभी बाहर चला गया। बाहर जाते ही वो राजमहल से बाहर गया। हाँ, वो राजमहल ही रहता था। राजमहल में उसका और उसकी माँ का मतलब वो और उसका माँ एक कमरे में रहते थे क्योंकि विंग को नाइट में आता था, इसीलिए जहाँ पे वो राजमहल से बाहर निकल गया। वो निकल कर ऐसे ही चलने लगा। वो बहुत दिन से ना मतलब ऐसे ही बाहर घूमा नहीं था। हाँ, कभी कभी वो जाता था, लेकिन वो अपने माँ के साथ जाता था। तो आज वो अकेला गया था, जहाँ पे वो अकेला वहाँ से जाते जाते ना एकदम वहीं पे आ गया, वही पॉइंट के पास। ये पॉइंट जो लास्ट टाइम वो यहीं पर इस पॉइंट पे था, उसके बाद उसे याद नहीं था कि उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, या फिर उसके लाइफ का एक पार्ट जो उसे खुद ही याद नहीं था। वेल, वो अभी उस पॉइंट के पास आके बैठ गया एंड वो उस पॉइंट को देखने लगा। उस पॉइंट को देखते ही ना उसके दिमाग में मिस्टीरियस पर्सन का ख्याल आया। मिस्टीरियस पर्सन, ये वही मिस्टीरियस पर्सन है जो हमेशा उसके लिए गिफ्ट रखता था, साथ ही साथ उसके लिए लोटस फ्लावर रखता था। ये याद आते ही ना उसके फेस में एक प्यारा सा स्माइल आ गया और वो उस पॉइंट को देखते हुए कहता है, आप कहाँ हैं? मैं अभी तक आपसे नहीं मिल पाया हूँ। 2 साल और 5 महीना बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मैंने आपसे ना ही मिल पाया हूँ और ना ही मैं आपको एक बार देख पाया हूँ। आप कहाँ हैं माय लव? हाँ, माय लव। वो उसे माय लव कह के बुलाता था, पर वो अभी तक मिल ही नहीं पाया था वही मिस्टीरियस पर्सन, या फिर कह लो माय लव से। वो बस आहें भरते हुए अपने आंखों को बंद करके वो हवा को एंजॉय कर रहा था। वो बस ऐसे ही एंजॉय कर ही रहा था कि तभी उसके नोज़ पे कुछ खुशबू जैसा आया, कुछ ऐसा खुशबू जो फैमिलियर था। ये फील होते ही विंग तुरंत ही अपने आंखों को ओपन कर लिया एंड जब उसने अपने आंखों को ओपन किया तो उसके सामने वो चीज़ था जिसको देखकर उसके चेहरे पर एकदम स्माइल आ गया और वो उस चीज़ को एकदम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। उसके आंखों के ठीक सामने वो चीज़ था जहाँ पे वो उस चीज़ को देखते हुए कहता है, लोटस फ्लावर। ये कहकर वो स्माइल करते हुए उस लोटस फ्लावर को एकदम पकड़ लिया एंड वो उसे देखने लगा, जहाँ पे वो उस फ्लावर को देखते हुए कहता है, लोटस फ्लावर। मुझे कितने दिन हुए कि मैंने लोटस फ्लावर नहीं देखा। ये कहकर वो उस फ्लावर को ऐसे ही देखने लगा कि तभी उसके कान पर एक आवाज़ आया, क्या तुम्हें ये पसंद आया? ये सुनकर विंग अब जाके रियलाइज़ करता है कि ये फूल किसी ने उसके हाथ में दिया है एंड ये रियलाइज़ करते ही वो तुरंत ही पीछे मुड़ गया एंड पीछे मुड़ते ही वो एकदम शॉकिंगली उसे देखने लगा, जहाँ पे वो पर्सन सामने आते हुए कहता है, क्या हुआ विभूषण, तुम इतना हैरान क्यों हो? ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, राजकुमार लेनान। हाँ, वहाँ पे राजकुमार लेनान था। राजकुमार लेनान जो उसकी तरफ देखता है और वो स्माइल करते हुए कहता है, क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? ये सुनकर विंग कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं शॉक हो गया था। और वो उस लोटस फ्लावर की तरफ देखते हुए कहता है, आपको कैसे पता कि मुझे लोटस फ्लावर पसंद है? ये सुनकर लेनान स्माइल करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी सब कुछ पता है, तो ये फ्लावर के बारे में मुझे कैसे नहीं पता चलेगा? ये सुनकर विंग उसकी तरफ हैरान भरी नज़रों से देखता है। उसके बाद वो कहता है, क्या आपको सब कुछ पता है मतलब? ये सुनकर लेनान एकदम शांत हो गया। ये देखकर विंग उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, बताइए राजकुमार, आपको कैसे पता चला कि मेरा ये फेवरेट फूल है और आपने अभी क्या कहा कि आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है? इसका मतलब क्या है? ये सुनकर लेनान जो बात को टालते हुए कहता है, वो कुछ नहीं है, वो मैंने कुछ गलत वर्ड बोल दिया है। बताओ तुम कैसे हो? वैसे इन 1 महीने में मैं ठीक से तुमसे मिल नहीं पाया, मैं थोड़ा सा काम में बिजी था। तुम कैसे हो? ये कहकर वो बात को टाल देता है। विंग उसकी तरफ सस्पिशियसली देखता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो भी बोलने लगता है कि वो इतने दिन अपने माँ के साथ था, मतलब ऐसे ही वो लोग बात करते हैं। हालांकि वो लोग अभी उतना ज़्यादा कंफर्टेबली बात नहीं कर पा रहे थे, मतलब विंग, क्योंकि ये 1 महीना वो लेनान से मिला नहीं था। हालांकि उस दिन सभा में जो भी लेनान ने किया था उससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गया था। लेनान जो उसके पक्ष में था, उसके साथ मतलब उसके सामने उसके लिए खड़ा हुआ था, वो चीज़ उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए उसने इस चीज़ को मान लिया। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, इसीलिए वो मतलब लेनान से बात करने लगा। धीरे धीरे वो लोग कंफर्टेबल होने लगे थे। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो भी आ गए थे एंड फिर से क्लासेस स्टार्ट होने लगा था। विंग भी अब क्लासेस ज्वाइन करने लगा था। अब धीरे धीरे फिर से वक्त बीतने लगा था और टाइम के साथ साथ लेनान और विंग की दोस्ती जो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। यहाँ पे लेनान जो विंग के लिए हर दिन लोटस फ्लावर लाता था और विंग इससे खुश होता था और पता नहीं क्यों उसके दिमाग में अब ये आने लगा, जो चीज़ शायद उसे आना नहीं चाहिए था। उसके दिमाग में ये आने लगा कि वो मिस्टीरियस पर्सन और कोई नहीं लेनान है। उसके दिमाग में अब ये चलने लगा और इस चीज़ को लेकर वो खुश होने लगा था कि फाइनली जिसे वो ढूंढ रहा है यही वो पर्सन है जो उसके लिए हर दिन लोटस फ्लावर लाता है, उसके लिए गिफ्ट भी लाता है, उसका केयर करता है। लेनान उसे हर वक्त केयर करता है, उसके मतलब हर चीज़ों का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, ठीक वैसे ही जैसे वो मिस्टीरियस पर्सन रखता था, ठीक वैसे ही रखने लगा था। और विंग धीरे धीरे जो लेनान की तरफ अट्रैक्टेड होने लगा था, या फिर कह लो कि लेनान की वो केयर, विंग के लिए उसका चिंता या फिर उसके लिए फ़िक्र करना, उसका हर वक्त केयर करना, ये सारी चीज़ों से प्यार होने लगा था।
क्योंकि उसे लग रहा था कि ये वही मिस्टीरियस पर्सन है जो उसका केयर करता था। यही सोचकर वो जो लैनान था, लैनान के साथ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगा। ऐसे ही थोड़ा और टाइम बीतता है। फाइनली और 2 महीना बीत गया था। इन 2 महीना विंग एंड लैनान जो और भी ज़्यादा मतलब करीब आ गए थे। वो लोग बात करते थे हमेशा ही, टाइम निकाल कर वो लोग हर टाइम बात करते थे। ऐसे ही वो लोग एकदम पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो गए थे, जहाँ पे फाइनली 2 महीने बाद जाके लान वांगजी जो पूरी तरीके से अपने मतलब किंगडम के कामों में बिजी था, जिसकी वजह से वो इन 2 महीने से ना ही विंग से मिल पाया था और ना ही विंग को देख पाया था। वो इस बार फाइनली टाइम पाया था, उसे टाइम मिला था विंग से मिलने का एंड फाइनली वो आज विंग से मिलने जाएगा। यही सोचकर आज वो अपने कमरे पर तैयार हो रहा था। आज अपनी सारी काम को उसने पहले ही खत्म कर लिया था। अपने किंगडम की जो भी ड्यूटीज थी उसने पहले ही खत्म कर लिया था, ताकि वो आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर वो बात कर पाए। क्योंकि इस बार उसने तय कर लिया था कि वो इस बार विंग को सारी सच बता देगा कि वही वो मिस्टीरियस पर्सन है जिसके लिए वो गिफ्ट रखता था, और वो अपने दिल की बात भी बताएगा। उसने तय कर लिया था। यही सोचकर वो अभी तैयार हो रहा था। तैयार होने के साथ साथ उसके हाथ में एक और चीज़ भी था। ये वही फ्लूट था जो फ्लूट वो अपने साथ लेके आया था। उसके बाद वो इस फ्लूट को नहीं दे पाया था उसे, तो आज वो ये फ्लूट भी देगा उसे, और साथ ही साथ वो अपने प्यार का इजहार भी करेगा। यही सोचकर वो पूरी तरीके से तैयार होने के बाद बाहर निकल गया था। वो बाहर निकल कर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नर्वस भी था कि आज वो अपना प्यार का इजहार करेगा। यही सोचकर वो वहाँ से निकल कर वहीं पे चला गया जहाँ पे ऑलवेज विंग रहता था। ऑफकोर्स उसे पता है कि विंग कहाँ पे रहता था। यही सोचकर वो वहाँ पे चला गया एंड वो वहाँ पे सबसे पहले आकर निकला था, मतलब वो सबसे पहले वहाँ पे आया था। तो वो इंतजार करने लगा विंग के आने का एंड फाइनली 10 मिनट बाद ही वहाँ पे विंग दिखा एंड विंग को देखकर ही ना वो तुरंत ही एकदम विंग के पास आ गया। विंग जो पॉन्ड के पास आके चुपचाप बैठ गया था, वो किसी का इंतजार कर रहा था। ये वांगजी समझ पाया था, लेकिन वांगजी ने ज़्यादा नहीं सोचा कि यहाँ पे वो किसके लिए इंतजार कर रहा है। वेल वो ना तुरंत ही वहाँ पे आ गया और वो वहाँ पे आते हुए कहता है विंग, एंड ये आवाज़ सुनकर ना विंग जैसे एकदम फ्लिंच कर उठा था। विंग जो तुरंत ही अपने दूसरी तरफ मतलब पीछे देखता है एंड वो पीछे देखकर एकदम स्माइल करते हुए कहता है महाराज आप, ये कहकर वो भी उठ गया और वो वहाँ पे उसके सामने आकर वो करा और वो कहता है हाँ बताइए आप इतने दिनों बाद। ये सुनकर जो मतलब वांगजी था, वांगजी अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। उसके बाद वो कहता है हाँ वो मैं किंगडम के कामों में बिजी था, इसीलिए मैं इतने दिन टाइम नहीं निकाल पाया। तुम कैसे हो? जहाँ पे ये सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहता है मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी कहता है हाँ मैं भी ठीक हूँ। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वो कहता है आइए बैठिए यहाँ पे। ये कहकर वो उसे बैठने के लिए कहता है, जहाँ पे जो विंग के सामने ही वांगजी भी बैठ जाता है और वो उस पॉन्ड को देखते हुए कहता है तो फिर इन 2 महीने क्या किया है तुमने? ये सुनकर विंग जो एक प्यारा सा स्माइल करता है। उसके बाद वो कहता है इन 2 महीने मैंने बहुत एंजॉय किया, मैंने बहुत कुछ सीखा है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। ये सुनकर जो लान वांगजी था, लान वांगजी उसके फेस की तरफ देखता है, उसके फेस की स्माइल की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग एक बनी सा क्यूट सा स्माइल कर रहा था और वो स्माइल करते हुए वो अपनी दिन मतलब कैसे गुजरे थे वो सारी चीज़ें बोल रहा था। बट हाँ एक चीज़ को छोड़कर वो यहाँ पे एक चीज़ को स्किप कर रहा था, वो था लैनान और उसकी वो सारी मोमेंट्स। मतलब जैसे वो लैनान के साथ बात करता था ठीक यहीं पर बैठकर उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। हालांकि वैसे टाइम नहीं जैसे आप लोग सोच रहे हो गाइस, यहाँ पे सिर्फ वो लोग बातें करते थे। यहाँ पे लैनान सिर्फ उसे फ्लावर देता था, उसे गिफ्ट देता था, उसका केयर करता था। मतलब अगर जैसे उसे थोड़ा सा भी चोट लगता था तो उसे लेकर तुरंत हीलर के पास जाता था, उसकी सारी तरीके की केयर करता था, उसे खाना, उसे सारी चीज़ें वो देता था, वो सारी चीज़ें। ओके तो यहाँ पे विंग उस चीज़ को स्किप करते हुए बाकी सारी चीज़ें उसने महाराज को बोल दिया था। उसे लगा था कि ये चीज़ अभी अभी महाराज को बोलना ठीक नहीं होगा। हाँ वो उनका दोस्त है बट फिर भी वो थोड़ा और वक्त लेना चाहता है बोलने के लिए, इसीलिए वो अभी के लिए चुप हो गया था, अभी बताया नहीं था। जहाँ पे जो महाराज था, महाराज पूरी बातें सुनता है। इसके बाद वो स्माइल करता है और वो कहता ये कहकर वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे विंग जो ऐसे ही मतलब बैठा हुआ था और बस देख रहा था उस पॉन्ड को। एंड तभी अचानक जब वांगजी अपने बात को शुरू करने ही वाला था कि तभी विंग कहता है अरे मुझे ना एक चीज़ याद आया। ये कहकर ना वो तुरंत ही मतलब राजकुमार किंग लान वांगजी की तरफ मुड़ गया, जहाँ पे लान वांगजी जो कुछ कहने वाला था वो एकदम शांत हो गया और वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो एक्साइटेडली कहता है महाराज मुझे ना आपको कुछ देना था। ये कहकर वो अपने मतलब रोप के अंदर से एक चीज़ निकाला। वो चीज़ जो पेंडेंट टाइप का था, मतलब एकदम सफ़ेद कलर का, लेकिन ये 2 पेयर था। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी उस चीज़ को देखने लगा, जहाँ पे जो विंग था, विंग इसे दिखाते हुए कहता है महाराज ये कैसा है? ये सुनकर जो लान वांगजी था, लान वांगजी देखता है हाँ ये बहुत ज़्यादा सुंदर था। एंड वो चीज़ को देखकर लान वांगजी कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पर ये जहाँ पे जो लान वांगजी की तरफ देखकर विंग एक्साइटेडली कहता है हाँ ये 2 पेयर है। ये कहकर वो दोनों चीज़ को मतलब जो चीज़ एकदम एक दूसरे के साथ चिपका हुआ था, ये एक पेंडेंट था या फिर कह लो एक लॉकेट था, जहाँ पे वो उस लॉकेट को अलग करता है एंड वो उसे अलग करते हुए कहता है ये एक ही लॉकेट है बट ये दोनों पेयर है। अगर ये लॉकेट एक साथ जुड़ेगा तो ये पूरा लॉकेट बनेगा, ये हाफ लॉकेट है बट ये 2 लॉकेट है। ये कहकर वो इसे दिखाते हुए कहता है वो कुछ दिन पहले ही मेरी माँ ने मुझे ये दिया था और उन्होंने बताया कि ये मेरी ग्रैंड माँ का है, मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे दिया है और उन्होंने कहा है कि ये 2 पार्ट का जो लॉकेट है ये एक मैं पहनूं और एक ऐसे पर्सन को दूं जो मेरा दिल चाहे। ये कहकर वो स्माइल करता है और वो मतलब राजकुमार लान वांगजी की तरफ देखता है, महाराज लान वांगजी की तरफ देखता है, जहाँ पे जो लान वांगजी था वो कन्फ्यूजनली उसकी तरफ देख रहा था और वो उस लॉकेट को देख रहा था जो 2 पार्ट का था। जहाँ पे जो विंग था, विंग कुछ देर तक शांत रहता है, उसके बाद वो हेजिटेट करते हुए कहता है और जब
ग्रैंडमा ने ये कहा कि ये मुझे किसी ऐसे को देना है जो मेरा दिल कहे, तो अचानक मुझे आपका ख्याल आया, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दूंगा। ये कहकर वो शांत हो गया। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी की आंखें थोड़ी देर के लिए शॉकिंगली बड़ा हुआ। उसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर मुझे दो। ये सुनकर विंग, जो मतलब थोड़ा सा नर्वसली अपने सिर को नीचा करके रखा था, वो तुरंत ही अपनी आंखों को ऊपर करके लान वांग जी की तरफ देखता है और वो एक्साइटेडली कहता है, क्या मैं आपको पहना सकता हूँ? ये सुनकर जो मतलब महाराज लान वांग जी था, वो सिर को नोट करते हैं। वो एक स्माइल कर रहा था, वो भी क्यूट सा स्माइल, और उसने अपने सिर को हाँ में हिला दिया था। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो एक पैर वो अपने गले पर लगा लिया और दूसरा पैर उसने वांग जी को पहना दिया। हालांकि वांग जी उससे बहुत ज़्यादा लंबा था, वांग जी को ही नीचे झुकना पड़ा बहुत ज़्यादा। उसके बाद जाके विंग ने वो पहना पाया। वो उसे पहनाने के बाद उसे देखने लगा, ये एकदम व्हाइट कलर का पेंडेंट था, मतलब जो लॉकेट का पेंडेंट था वो व्हाइट कलर का था। एंड वांग जी के साथ साथ विंग का भी एकदम सेम व्हाइट कलर का ही था, जो बहुत ज़्यादा एकदम सुंदर था, एकदम क्रिस्टल की तरह। जहाँ पे वो दोनों ही ये पहना हुआ था, जहाँ पे विंग कुछ देर तक शांत रहता है। उसके बाद वो लान वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, आप ये समझ लीजिए कि ये हमारी दोस्ती का निशानी है। आज से हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड हुए। ये कहकर वो अपना हाथ आगे करता है। ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी उसकी तरफ देखने लगा, वो भी ब्लिंक करते हुए और उसके हाथ को देखने लगा। वो उसके चेहरे की तरफ देखता है, उसका चेहरा जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। वांग जी जो डर रहा था कि अगर वो अपनी प्यार का इजहार करने जाएगा तो शायद विंग का ये क्यूट सा फेस, विंग का ये स्माइली फेस गुस्से में रहेगा, नफरत में रहेगा। ये सोचकर वो उस दिन भी बोल नहीं पाया और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर दोस्ती का वादा कर लिया और विंग का दोस्त बन गया। अब यहाँ से शुरू हुआ एक और नया गेम। इसका अंत बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला था। उस दिन वांग जी अपना प्यार इजहार नहीं कर पाया और ना ही सच बोल पाया। वो एक दोस्त का वादा करके वहाँ से कुछ देर बात करने के बाद वो वहाँ से चला गया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें और भी ज़्यादा वक्त बीतते हुए दिखाया जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ वांग जी जो अपने क्लैन मैटर्स, अपने राज्य के जो मतलब मैटर्स थे, उनमें ही बिजी रहने लग गया था। और दूसरी तरफ जो विंग एंड लैनान थी, उनका रिश्ता भी और भी ज़्यादा आगे बढ़ता गया। वो दोनों अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा क्लोज आते गए। एंड दूसरी तरफ वांग जी जो अपना प्यार का इजहार कर नहीं पाया था, वो सोचने लगा था कि वो कैसे कैसे प्यार का इजहार करे। वो दोस्त तो बन गया था विंग का, बट वो उसका प्यार भी बनना चाहता था, उसे वो अपना ओमेगा बनाना चाहता था, उसे शादी करना चाहता था, बट उससे हो नहीं पा रहा था। और ऊपर से वो जब भी विंग से मिलने जाता था, विंग से वो कई बार बोलने की कोशिश करता था, लेकिन उससे होता ही नहीं था। उल्टा विंग ही बात करता था। विंग पूरी दिन का जो भी मतलब हुआ था उसके साथ, वो सारी चीज़ें बताता था, बट एक चीज़ को छोड़कर, बस लैनान और उसकी जो मोमेंट्स थी या फिर बातें थी, वो सारी चीज़ों को छोड़कर। एंड ऐसे ही टाइम बीते बीते कब एक और साल, यानी कि विंग का इस लैंड क्लैन में, आई मीन इस लैंड किंगडम में 3 साल कैसे बीत गया और ये 3 साल वो कैसे स्टडी ख़त्म कर लिया, ये पता ही नहीं चला। विंग जो अब 19 साल का हो चुका था एंड फाइनली उसकी 19 साल की बर्थडे वो इस बार बहुत अच्छे से मना पाया था। मतलब यहाँ पे उसके जन्मदिन पर उसके पेरेंट्स थे, उसकी भाई, उसकी बहन और सारे स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ उसका प्यार और उसका दोस्त था। उसका प्यार जिसे वो लैनान को मानता था और उसका दोस्त जिसे वो लान वांग जी को मानता था। सब लोगों ने ही उसके इस प्यारे से मोमेंट को एंजॉय किया था। उसका शिजे उसके लिए लोटस फ्रूट सूप बनाया था, साथ ही साथ उसकी माँ उसके लिए बहुत सारे खाने बनाए थे, और उसके दोस्त जो उसे बहुत सारे उपहार दिया था, उसका प्यार या फिर कह लो लैनान ने भी उसे उपहार दिया था, और उसका दोस्त मतलब लान वांग जी ने भी उसे गिफ्ट दिया था। बट हाँ, वो बांसुरी नहीं दे पाया। उसके बदले उसने उसे कोई और गिफ्ट दिया, जो एक प्यारा सा टसल था, एकदम जेट से बना। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। विंग ये पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसने महाराज लान वांग जी को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कहा था इस गिफ्ट को देने के लिए। और इसका प्यार यानी कि लैनान ने उसे एक हेयर कॉम गिफ्ट किया था। एंड ये हेयर कॉम पाने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसकी मदर और उसके फादर जो बहुत पहले ही वो लोग अपने क्लैन वापस चले गए थे। वो लोग बस विंग के बर्थडे के लिए आए थे, और साथ ही साथ विंग को और उनके सारे मतलब बच्चों को वहाँ से लेके जाने के लिए भी आए थे, क्योंकि ऑलरेडी विंग का और उसके मतलब भाई और बहन का पढ़ाई यहाँ पे ख़त्म हो गया था और सारे स्टूडेंट्स अब जाने वाले थे। लान वांग जी जो ये उसे पता था, एंड उसे पता नहीं क्यों ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग यहाँ से चला जाएगा। वो कितना ज़्यादा समय लगा चुका था, बट एक बार भी वो अपने दिल की बात तक नहीं बोल पाया। एक बार भी वो उसे मन मतलब खोल कर ये बोल नहीं पाया था कि वो उसे प्यार करता है। उसे सारी बातें शेयर नहीं कर पाया। वो करता कैसे, उसे मिला ही नहीं कोई मौका। जब भी उसे मौका मिलता था, उसका ये स्टूपिड मुंह जो बंद हो जाता था, और जब भी वो अपनी हिम्मत जुटा पाता था, तब कोई ना कोई ऐसा कुछ मतलब चीज़ें हो जाता था जिस वजह से वो उसका बात अधूरा ही रह जाता था। वेल, अब उसका बर्थडे ख़त्म हुआ। वो पूरा दिन विंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। वो अपनी माँ के साथ सोया था, अपनी माँ को हक करके। फाइनली नेक्स्ट डे सारे लोग जो सारे सेक्ट के ओमेगास थे, वो सारे लोग उनके पेरेंट्स के साथ वहाँ से विदा लेने वाले थे। विंग जो सुबह उठ गया था, पूरी तरीके से तैयार हो गया था। वो तैयार होकर ना बाहर आ गया। बाहर आकर वो पहले लैनान से मिलना चाहता था, क्योंकि आज वो जाने वाला था, लेकिन उससे पहले उसे लैनान से मिलना होगा। वो ये सोचकर तुरंत ही उस पॉन्ड के पास चला गया। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद तो वो एकदम शॉक्ड हो गया। जिसका एक्सपेक्टेशन उसका था वो तो नहीं आया था, लेकिन वहाँ पर महाराज ज़रूर आए थे, जहाँ पर वो उसे देख कर कहता है, महाराज
आप यहाँ पे? जहाँ पे ये सुनकर जो लान वांगजी था, लान वांगजी जो बहुत देर से वहीं पे खड़ा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि वो मतलब विंग यहाँ पे ज़रूर आएगा और उसने इस बात तय कर लिया था कि वो इस बार उसे बोल कर ही रहेगा। अब यहाँ पे आंधी आए या फिर तूफान आए या फिर वो मर जाए या फिर विंग नाराज़ हो जाए, बस इस बार वो बोल कर ही रहेगा कि वो उससे प्यार करता है। उसे पूरी हिम्मत जुटा कर आया था। जहाँ पे वो विंग की तरफ देखता है, विंग उसकी तरफ ही देख रहा था स्माइल करते हुए। वो उसके साथ भी मिलने आने वाला था क्योंकि वो अपने दोस्त को भी बहुत ज़्यादा मिस करेगा। यही सोचकर वो वहाँ पे आता है और वो कहता है, आप सुबह सुबह यहाँ पे? जहाँ पे ये सुनकर जो वांगजी था, वांगजी अपने सिर को नोट करता है और वो कहता है, तुम आज जाने वाले हो? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ मैं जाने वाला हूँ। ये कहकर वो थोड़ा सा उदास हो गया और वो उदास होते हुए कहता है, दोस्त मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। ये कहकर वो उदास हो गया। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी उसके फेस की तरफ देखता है और वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। ये सुनकर जो विंग था, विंग तुरंत ही लान वांगजी की तरफ देखता है। ये पहली बार था कि लान वांगजी ने खुद से ये चीज़ कहा हो। हाँ, हालांकि वो लोग जब बातें करते थे तब जो मतलब विंग था, विंग ही बातें करता था। लान वांगजी उतना ज़्यादा बातें नहीं करता था। पहले शुरुआत में उसे लगा था कि लान वांगजी उसे बात करना पसंद नहीं करता। उसके बाद वो दिखने लगा कि लान वांगजी उसकी बातें सुनना पसंद करता है, इसीलिए वो भी बातें करता था और उसके एक्सप्रेशन वो समझने लगा था। जहाँ पे उसकी ये बात सुनने के बाद उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए तो शॉकिंगली भरा हुआ था। उसके बाद वो भी प्यारा सा स्माइल करते हुए कहता है, सच में? जहाँ पे लान वांगजी अपने सिर को हाँ में हिला दिया था। जहाँ पे जो विंग था, विंग स्माइल करता है और वो कहता है, मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करूँगा दोस्त। ये कहकर वो फाइनली उसके हाथ को पकड़ता है। ये देखकर थोड़ा सा लान वांगजी भी शॉक हो गया था क्योंकि इन दिनों में लान वांगजी और विंग मतलब इतना ज़्यादा टचिंग बिहेव नहीं करते थे। लाइक लान वांगजी को हाथ विंग नहीं पकड़ता था उतना ज़्यादा, हालांकि अगर ज़रूरत पड़ता था तो पकड़ता था, लेकिन उससे ज़्यादा वो नहीं करता था। जहाँ पे लान वांगजी जो इससे थोड़ा सा शॉक हो गया था, लेकिन वो स्माइल भी करता है। जहाँ पे जो विंग था, विंग उसके हाथ को पकड़ता है और वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, दोस्त मैं ना तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। इससे पहले मैं तुम्हें एक सच बता के जाना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं तुमसे एक मदद भी चाहता हूँ। ये सुनकर लान वांगजी उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, मदद? जहाँ पे विंग नोट करता है और वो कहता है, हाँ मदद। पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम मेरी मदद करोगे। ये सुनकर लान वांगजी उसकी तरफ देखता है और फिर वो बिना सोचे ही कह देता है कि हाँ मैं तुम्हारी प्रॉमिस को ज़रूर पूरा करूँगा, क्योंकि वो विंग को मना नहीं कर सकता है। विंग जो चाहेगा उसे वो देगा क्योंकि ये उसका प्यार है। वो उसके लिए तो सब कुछ करेगा, अपना दुनिया तक उसे वो छोड़ देगा अगर उसे अपना दुनिया छोड़ना पड़े तो। जहाँ पे जो लान वांगजी था, लान वांगजी हंसकर मतलब स्माइल करते हुए हाँ कर दिया था। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो तुरंत ही लान वांगजी को हक कर दिया था। ये देखकर वांगजी एकदम फ्रोज हो गया था, एकदम स्टिफ हो गया था और उसकी आंखें भरी भरी हो गई थी, लेकिन उसके फेस में स्माइल भी आ गया था। ये पहली बार था कि विंग वांगजी को हक कर रहा था। जहाँ पे वांगजी को विंग एक्साइटेडली हक किया होता तो वो तुरंत ही रियलाइज़ करके ना थोड़ा दूर हट गया और वो कहता है, माफ़ कर दीजिएगा महाराज, मैं वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया। ये सुनकर जो लान वांगजी था, लान वांगजी को थोड़ा बुरा लगा। उसने माफ़ी क्यों मांगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जहाँ पे विंग उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर उसके हाथ को दोबारा पकड़ते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ मांगूंगा, प्लीज़ आप मुझे देना। ये कहकर उसकी तरफ देखता है जहाँ पे लान वांगजी फिर से अपने सिर को हाँ में हिला दिया था। वो जानना चाहता था कि विंग क्या चाहता है। वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ, और साथ ही साथ वो अपना प्यार भी इज़हार करना चाहता है। ये सोचकर वो स्माइल करता है और वो कहता है, बोलो। जहाँ पे जो लान वांगजी की तरफ विंग देखता है, थोड़ा सा नर्वस होता है, लेकिन वो फाइनली कह देता है जो चीज़ उसे कहना था। लेकिन वांगजी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये सुनने के बाद उसके पैरों तले जैसे ज़मीन तक खिसक जाएगा, उसका पूरा वर्ल्ड टूट जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था। जहाँ पे विंग ने उसे कहा, महाराज मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं राजकुमार लैनान से प्यार करता हूँ। मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो उसके तरफ देखने लगा, लेकिन उसकी ठीक इस बात का वांगजी के ऊपर क्या असर पड़ने वाला था ये विंग को खुद नहीं पता था। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। तो गाइस आपको आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर बताना। आज का पार्ट मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया है। आई होप कि आप लोगों को आज का पार्ट अच्छा लगा हो। तो जल्दी ही इन लोगों का ये पास लाइफ खत्म होने वाला है एंड आप लोगों को अब शायद पता चल रहा होगा कि विंग ने ठीक क्या गलती किया है। वेल अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है और शायद कल ही इन लोगों की पास लाइफ का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद स्टोरी अब प्रेजेंट में आएगी एंड प्रेजेंट में देखते हैं कि विंग अब कैसे इन सारी चीज़ों को निपटाएगा और कैसे उन दोनों का ये सफ़र आगे बढ़ेगा। तो गाइस तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आप लोगों को बहुत सारे सवाल हो सकते हैं इन सारी चीज़ों में, जिसका सवाल का जवाब आप लोगों को कल के पार्ट में ही मिल जाएगा। तो होप्स हो कि आप लोगों को आज का पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, या लाइक मत कम करो यार, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और कल वीडियो अपलोड इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग था और मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, इसीलिए। ओके तो अभी के लिए बाय बाय।